हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब लोग? नीट के लिए पूरी तरह से तैयार? अब मेरे बच्चे पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। जाते जाते कुछ टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस फिर से देखते हुए जाओ। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, वो कंसेप्ट जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में एंड केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जाते जाते जरा इसे एक नज़र फरमाते जाना बच्चों। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। तो ये जो आखिरी सलाम है बच्चों, ये आज न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक साथ फटाफट आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते जाओ बच्चों। इनमें से पहला है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल का बच्चों, तो इस न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में एक तो बच्चों नर्व इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हर साल क्वेश्चन जिसमें से पूछे जाते हैं या जिनमें से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं कभी कभी, बट ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। नर्व इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ह्यूमन आई का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल आसान से भाषा में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स नॉर्मली अगर मैं बात करूं अपने न्यूरॉन की, तो बच्चों हमारा जो न्यूरॉन है ना, ये एक सेल, नर्व सेल ही तो है। अब इस नर्व सेल के पार्ट्स में अगर आप देखते हो, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे मैं सेल बॉडी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? सेल बॉडी कह सकता हूँ। इसके पास जो इसके रिसेप्टर पॉइंट है, जहां से ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, इसे हम कहते हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन कहते हैं बच्चों। और ये जो पार्ट है जहां से ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है टारगेट टिश्यू पे, इसे एक्सॉन कहते हैं। तो जो नर्व इम्पल्स, जो एक्शन पोटेंशियल जिसे कहते हैं, जो नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, उसमें हम मेनली एक्सॉन की बात करेंगे बच्चों। ये रही हमारी एक्सॉन। अगर सपोज करो इसे किया, एज्यूम कर लिया हमने, ये हमारा एक्सॉन है, ये एक्सोप्लाज्म है बच्चों, और बाहर इसे मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहता हूं बच्चों। इनकी कॉन्सेंट्रेशन, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, इन्हें वोल्ट मीटर से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली और इनर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज। और इसी स्टेट को हम, इसीलिए हम इसे एक्साइटेबल सेल कहते हैं बच्चों। एक्साइटेबल सेल जो न्यूरॉन की है, चार्ज डिफरेंस की वजह से इसे हम पोलराइज्ड सेल भी कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पोलराइज्ड है बच्चों ये, आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है बच्चों, तो इस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। क्या कहता है ये? इसका मतलब इनर मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिवली चार्ज। क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है, वाई? तो आप इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ वन, बिकॉज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, एक्सोलेमा is nearly impermeable, nearly impermeable, impermeable to सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए ये नियरली impermeable है। इट विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ सोडियम आयन विद इन द एक्सोप्लाज्म नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में। सेकेंड, इट इज क्वाइट परमिएबल, लीकी चैनल्स ओपन है बच्चों, लीकी चैनल्स हैं, leaky channels for potassium open, means it is more permeable, more permeable for potassium. It means it will allow the leakage of potassium outside. तो potassium can
मूव आउट, इजिली पोटेशियम कैन मूव। सो सोडियम अंदर आ नहीं सकता, पोटेशियम लीक हो रहा है बाहर, धीरे धीरे बाहर जा रहा है, तो बाहर पॉजिटिव आयन की ग्रेडियंट बढ़ने लगती है बच्चों। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट फॉर नेगेटिव आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड phosphate ions are very high in exoplasm, और इनके जो चैनल्स हैं ये भी इन्हें अलाउ नहीं करते, दे कैन नॉट मूव आउटसाइड। ये हाई है इनसाइड एक्सोप्लाज्म में, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स आर हाई, दे कैन नॉट मूव, मेम्ब्रेन उसके लिए भी इम्परमिएबल है। तो अब ये चार्ज बाहर जा नहीं सकते नेगेटिव, पोटेशियम आयंस बाहर लीक हो रहा है, सोडियम अंदर आ नहीं रहा, एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोडियम पोटेशियम पंप which allow in presence of ATP 3 sodium ions can move out and 2 potassium can move in. So because of these 4 important points, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव चार्ज ग्रेडियंट कैरी कर पाती है और इन साइड इसके पास ज्यादा नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज व्हाई द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड। अंडर रेस्टिंग स्टेट इट इज मोर नेगेटिव, विद इन एक्सोप्लाज्म इनर मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है, यहां मेम्ब्रेन के सोडियम आयन के गेट खुल जाते हैं बच्चों। सोडियम आयन का इनफ्लक्स, व्हेन अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, when a suitable stimulus is applied at axonal membrane, सोडियम आयन इनफ्लक्स रैपिडली होता है, क्योंकि इसके गेट खुल जाते हैं जो पहले क्लोज्ड थे। जैसे स्टिमुलस आई ये खुल जाते हैं, और रैपिड इनफ्लक्स की वजह से इनर मेम्ब्रेन गेट्स पॉजिटिव इनसाइड। और जैसे इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती है, चार्ज का रिवर्सल जो हुआ वहां पे, पहले आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव, नाउ इट इज इनर नेगेटिव आउटर पॉजिटिव, दिस स्टेट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। दिस डीपोलराइज्ड स्टेट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। दिस एक्शन पोटेंशियल इज बेसिकली द जनरेशन ऑफ इम्पल्स। तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि इम्पल्स जनरेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। रेस्टिंग स्टेट से डेविएट कर जाना, जहां पे चार्ज ग्रेडियंट -70 से मूव करके अब पॉजिटिव हो चुका है, दैट कैन बी +30 to +40 millivolt. Why? Because of sodium ion movement, and it is very short-lived stage. Sodium gate is only open for short duration, immediately followed by voltage gated channel of NCERT line बच्चों, channel of potassium ion opens। तो क्या होता है, पहले मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, देन पोटेशियम गेट खुलने के बाद it leads to rapid outflux of potassium ion. This leads to again restoring the membrane potential, repolarization. This is called repolarization. बहुत ही सिंपल भाषा में बताया मैंने बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखो, रेस्टिंग स्टेट, देन डीपोलराइज, देन रीपोलराइज। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा हाइपर पोलराइजेशन, तो आप बता दोगे जब अंदर की मेम्ब्रेन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। पोलराइज में -70 थी, अभी ये -80 या -90 मिलीवोल्ट हो जाए, तो इसी को कहते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। बस इतना याद रख लो, इतना ही याद रखना है इसमें आपको, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों, वो है मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। विजन रिलेटेड मैकेनिज्म, जैसे कि आप जानते हो ह्यूमन आई में जो आउटर टू इनर लेयर्स होती हैं बच्चों,
आउटर मोस्ट लेयर को अगर मैंने कह दिया ये, इसे आउटर मोस्ट लेयर कह रहा हूं, जिसे हम कह रहे हैं कोरोइड, सॉरी स्क्लेरा, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लेरा, second layer is called choroid in NCERT given bluish in appearance and innermost layer retina. अगर इस रेटिना को आप जूम करके देखते हो बच्चों, तो इस रेटिना में आपको मिलती है पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर विद फोटोरिसेप्टर सेल्स which include cone shaped cell body containing cone cell and rod shaped cell body containing rod cell. ये दो हमारे पास सेल हो जाती है, एक रॉड सेल और एक कोन सेल. अगर मैं इसे कह रहा हूं रॉड सेल, तो इसे कह सकता हूं मैं कोन सेल. ये रॉड सेल जो होती है हमारी, ये नाइट विजन के लिए, डिम लाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कोन सेल ब्राइट या डे लाइट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो क्या होता है, ये जो रॉड सेल है, कोन सेल है, इनको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ गैंग्लियन. ये देखो बाइपोलर सेल एंड फॉलोड बाय गैंग्लियन सेल. ये जो गैंग्लियन सेल हैं, इनका जो एक्सॉन जो बंडल है, ये नर्व फाइबर बनाता है, जिसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में ये आपको समझ में आने वाला है बच्चों. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट रेज पड़ती हैं हमारी इन्हीं रॉड या कोन सेल्स, ये देखो, ये अगर मेरी रॉड सेल है, इस रॉड सेल के आउटर सेगमेंट, प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ आउटर सेगमेंट या इनर सेगमेंट में फोटो पिगमेंट्स होते हैं, तो आप बताओगे फोटो पिगमेंट्स जो होते हैं ये इसके आउटर सेगमेंट में होते हैं. कहाँ होते हैं, आउटर सेगमेंट में होते हैं. अब सपोज करो ये रॉड सेल है, इसका फोटो पिगमेंट है रोडोप्सिन. ये रोडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना है, रेटिनल लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए. रेटिनॉल का ये एल्डिहाइड फॉर्म है, और दूसरा एक ऑप्सिन प्रोटीन है बच्चों, ऑप्सिन प्रोटीन है ये बच्चों. तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है रोडोप्सिन पे, फोटो डिसोसिएशन हो जाता है. फोटो डिसोसिएशन के बाद ऑप्सिन का कन्फर्मेशनल चेंज होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होती है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयन विल चेंज, और मेम्ब्रेन हो जाती है बच्चों हाइपरपोलराइज्ड. कैसी हो जाती है, हाइपरपोलराइज्ड हो जाती है. और हाइपरपोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या करती है, जेनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल. अब ये एक्शन पोटेंशियल पिगमेंटेड सेल से बाइपोलर न्यूरॉन और बाइपोलर सेल से गैंग्लियन सेल तक पहुंच जाता है. और ये गैंग्लियन सेल ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में पहुंचा देती है. विजुअल कॉर्टेक्स एरिया. तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, पहले तो अरेंजमेंट ध्यान रखना, रॉड कोन सेल फॉलोड बाय बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर सेल, देन गैंग्लियन सेल. लाइट स्ट्राइक की फोटो रिसेप्टर पे, देन ये बाइपोलर न्यूरॉन पे, एंड देन ये गैंग्लियन सेल पे जाती है. और इसके बाद हमें चीज़ें क्लियर होती हैं, विजन हमें क्लियर होता है, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. तो ये मैकेनिज्म आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में यहाँ मैंने समझा दिया. तो मैकेनिज्म ऑफ विजन क्लियर है मेरे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, वो है रिलेटेड टू केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. और जैसा कि बच्चों आप जानते हो,
बॉडी में न्यूरल कंट्रोल, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक वायर बिछा दी नेचर ने वहाँ हमारे पास न्यूरल कंट्रोल है, और जहाँ इलेक्ट्रिक वायर नहीं पहुँची नेचर ने हमें केमिकल कंट्रोल दे दिया, वहाँ पे हमारा इंडोक्राइन कंट्रोल दे दिया, वहाँ पे हमारे पास हार्मोन्स दे दिए। ये हार्मोन्स हमारे लिए केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, केमिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरसेल्यूलर, केमिकल इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स कहते हैं बच्चों। ये जो केमिकल इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स सीक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स, ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट किए जाते हैं, एंड दे आर नॉट यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। इन्हें एनर्जी की तरह यूज नहीं किया जाता। दे आर रेगुलेटरी केमिकल्स जो बॉडी में एक्टिविटी को रेगुलेट करने के काम में आते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ये हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं बहुत थोड़ी अमाउंट में, और बहुत ही थोड़ी अमाउंट में ये बिलियंस या मिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मल्टीपल रिएक्शंस को हमारी बॉडी में। तो ये केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर जो हार्मोन्स हैं बच्चों, ये ईदर सीक्रेटेड बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड endocrine cells, endocrine tissues, or sometimes by diffused cells, not well organized tissues, they are diffused cells also. अब ये जो हार्मोन्स के काम करने का तरीका है बच्चों, इनके केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है, और यही कंसेप्ट हमें बताता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे इसे जरूर देख लो। यहाँ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन डिपेंड करता है उसके केमिकल नेचर पे। ईदर इट इज लिपिड सॉल्युबल, या तो ये लिपिड में सॉल्युबल होगा, या तो ये लिपिड में इनसॉल्युबल होगा बच्चों, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होने का क्या मतलब है, यहाँ देखो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो ये केमिकल मैसेंजर है, संदेश लेके आया है, मैसेज लेके आया है, और मैसेज लेके आने वाला या तो आपका रिश्तेदार है या आपका रिश्तेदार नहीं है। अगर रिश्तेदार घर में आया है सीधा दरवाजा खोल के घर के अंदर आ जाता है, और अगर रिश्तेदार नहीं है, आपका अननोन पर्सन है, वो घर के अंदर आने के लिए उसे परमिशन चाहिए। तो यही कहानी यहाँ पे है। इनसॉल्युबल का मतलब एक ऐसा हार्मोन जो सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, और सॉल्युबल का मतलब वो जो सेल के अंदर डायरेक्ट जा सकता है। जैसे कि आपको पता है हमारी जो सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बाई लेयर होती है ये फॉस्फोलिपिड की, इसीलिए यहाँ लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे हर वो हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल हैं, जैसे ट्राई और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनीन, और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टेरॉयड हार्मोन हैं, स्टेरॉयड हार्मोन जो हमारी एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, जो टेस्टिस या ओवरी से मेनली रिलेट होते हैं, टेस्टिस या ओवरी, गोनाडियल हार्मोन जो रिलीज होते हैं, जैसे कि एंड्रोजेंस या एस्ट्रोजेंस। तो ये सारे हार्मोन यूजुअली जो स्टेरॉयड नेचर के हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या करते हैं ये, जैसे ही सेल में जाते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं, देयर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं। ये सीधा घर के अंदर जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहे हैं, वहां जा करके ये डीएनए से बाइंड करते हैं। पहले ये एचआर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड देन दिस एचआर कॉम्प्लेक्स विल बाइंड टू डीएनए। ये डीएनए से इंटरैक्ट करता है, जीन इंटरैक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, एंड देन इस डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, नाउ दिस प्रोटीन विल एनहांस द फर्दर बायोलॉजिकल प्रोसेस।
उसके बाद का प्रोसेस कौन एनहेंस करेगा? ये प्रोटीन करेगी। तो यहाँ सिंपल मैकेनिज्म है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का। लेकिन अगर यही लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है तो यहाँ पे देखो कोई ग्लैंड अगर लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन सपोज रिलीज कर रही है, यहाँ देखो, तो ये है प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं इसे, प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं ऐसे हार्मोन को। और ये हार्मोन जब यहाँ से रिलीज होता है तो जैसे ही किसी टारगेट सेल पे जाता है, इसका रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होगा। रिसेप्टर प्रोटीन इज लोकेटेड एट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होगा, जहां इसे HR कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। और जैसे ही HR कॉम्प्लेक्स बनाएगा देन इट विल सिंथेसाइज द सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर एक मीडिएटर इन्वॉल्व करता है। सेकेंडरी मैसेंजर इज रिक्वायर्ड। यहां आपने देखा था कोई मीडिएटर, कोई सेकेंडरी मैसेंजर रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंडरी मैसेंजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सेकेंडरी मैसेंजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। और यहां पे आपने जो देखा ये सेकेंडरी मैसेंजर रिक्वायर करता है जो मोस्ट कॉमनली साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयंस। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ये एक्टिवेट होते हैं एंड देन फर्दर रेस्पॉन्स जनरेटेड, further response generated in cascade manner, कैस्केड वन आफ्टर द अदर, मतलब ये रिएक्शन एक के बाद एक मल्टीपल स्टेप्स को एक्टिवेट करती है और फाइनली हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो ये जो कहानी आपने देखी है ये केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का, जहां लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन जैसे कि हमारे पास जितने भी पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन हैं, इनका एक्टिवेशन या इनके काम करने के लिए जो लिपिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल मैकेनिज्म है ये उससे काम करते हैं, और लिपिड सॉल्युबल के लिए स्टेरॉयड एंड थायरॉक्सिन का काम होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक हमारा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। और इसके बाद अब आपके लिए मेरे पास केवल एक शब्द है बच्चों, एक बात कहना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते इन सारी बातों पे एक बार गौर फरमाते जाना, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो फुल कॉन्फिडेंस से बैठो, आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट ना रह जाए कि मेरा ये टॉपिक मिस हो गया, अरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मिस हो गया, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।